चलिए बच्चों, एक बार आपका फिर से स्वागत है कान्हा भट्ट अकेडमी की यूट्यूब चैनल पर। और हमने 8th क्लास के सैंपल पेपरों को अभी हाल ही में कंप्लीट किया है, जिसमें हमने 6 सैंपल पेपरों को कंप्लीट किया है। इन सभी सैंपल पेपरों के क्वेश्चनों को सभी स्टूडेंट बड़े अच्छे से उनका रिवीजन कीजिए और एग्जाम में कहीं ना कहीं आपको इसी टाइप का पैटर्न मिलने वाला है। आज हम बात करने वाले हैं 2022-23 का हमारा वार्षिक पेपर हमें गिवन है। इस वार्षिक पेपर के बारे में हमसे क्या पूछा गया था, किस तरीके से क्वेश्चन पूछे गए थे, क्या कॉपी आई थी, कितने नंबर का मटेरियल आया था, ठीक है, और क्या रोल नंबर, किस तरीके से कॉपी को फिल करना था हमें, वो सारी चीजें आज हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो बात करते हैं। देखो, सबसे पहले कक्षा 8वीं विज्ञान और परीक्षा की अवधि आपकी रही थी 2023 में 2.5 घंटे का समय था आपका। और टोटल पूर्णांक था आपका कितने 60 नंबर का, और जिसमें कुल प्रश्न आपसे पूछे गए थे कितने 24 आपसे प्रश्न पूछे गए थे। ठीक है, दूसरा कॉलम आपका था, फिर आपके सामने था एक अनुक्रमांक जिसको रोल नंबर कहते हैं। आप अपनी एडमिट कार्ड में से इस रोल नंबर को आपको इसमें भरना था, अंकों में लिखना था। सभी अंकों में मतलब लिखना है, जैसे कि नीचे दे रखा है आपके लिए भरने का तरीका। जैसे कि आपका किसी का रोल नंबर 1 से स्टार्ट होता है तो 1 इसमें भरेंगे, 4 इसमें भरेंगे, 3 इसमें भरेंगे, 1 3 5 0 0 और 5। इस तरीके से आपको रोल नंबर भरना था। दूसरा, अब इसको शब्दों में लिखना था, तो हमें इस तरीके से नहीं लिखना है कि 14,300 ऐसे, इस तरीके से नहीं लिखना है। इसको शब्दों में लिखना था हमें। क्या 1 4 3, बस अंकों के नाम लिखने थे हमें, बस और कुछ नहीं। 1 3 5 0 0 और 5, इस तरीके से आपको इसको फिल करना था। आगे आपको फिल करने के लिए ये तरीका आपके निर्देशित किया जाता है। क्लियर। उसके बाद बात करते हैं, अपनी स्कूल का नेम आता है यहाँ पर, जो भी आपके स्कूल का नाम है, तो वहाँ आप हिंदी में या इंग्लिश में जिस भी लैंग्वेज में आप भरना चाहते हो, स्कूल जो भी आ जाएगा आपका नाम, उसका डाइस कोड रहता है जो आपके एडमिट कार्ड पर गिवन रहता है। ठीक है, 260 30 जो भी है, डेड 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 करके मैंने छोड़ दिया है। परीक्षा केंद्र का नाम, जिस केंद्र पर आपका एग्जाम हो रहा है उस केंद्र का नाम, सेंटर का नाम जिसको हम सेंटर बोले, उस सेंटर का नाम यहाँ पर आप लिख दोगे भाई, सेंटर। ठीक है। दूसरा है परीक्षा की दिनांक, मान लो 11/3/2024, इस डेट में अपनी परीक्षा होने वाली है 11 मार्च को, तो ये डेट आपको फिल करना था। दूसरा, यहाँ पर पर्यवेक्षक के सानिध्य हमें कुछ नहीं करना था। परीक्षा के केंद्र के हस्ताक्षर हमें कुछ नहीं करना था इसमें भी। ठीक है। दूसरा, फिर हमारा यहाँ से स्टार्ट होता है हमारा पेपर। ये था हमारी कहानी यहाँ से। फिर हमें क्वेश्चन दिए जाते हैं यहाँ से। सबसे पहले हमसे बहुविकल्प प्रश्न पूछे गए थे 2023 में। कितने बहुविकल्प प्रश्न पूछे गए थे हमसे? 10 क्वेश्चनों का हमारा पैटर्न था, जिसमें 10 क्वेश्चनों को बड़े अच्छे लेवल से हमसे पूछा गया था। और यही आपकी कॉपी थी, इसी में आपको आंसर लिखना था। ठीक है, अलग से कॉपी नहीं थी, इसी में आपको आंसरों को फिल करना था। आगे भी जब हमारे बहुविकल्पी और वो क्वेश्चन आएंगे, उनके लिए भी इसमें स्पेस खाली था हमारे पास, तो आगे हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमें दे रखा है, हम सॉल्व करते हैं इसको, कि निम्नलिखित में से किस कार्य से मिट्टी को पोषक तत्व प्राप्त नहीं होते हैं। ऐसा क्वेश्चन हमें दे रखा है। ऐसा कौन सा काम है जिसकी वजह से हमें मिट्टी को क्या प्राप्त नहीं होते हैं, पोषक तत्व। देखो, फसल चक्रण जब हम अपनाते हैं, फसल चक्रण का मतलब होता है कि फसल को बदल बदल कर खेत में करना। फसल को बदल बदल कर खेत में करना क्या कहलाता है? फसल चक्रण। जैसे कि अभी हमने इस बार हमने किया कोई दूसरी फसल, अगले सीजन आएगा फिर कोई दूसरी करेंगे, इसी सीजन में अगले में कोई दूसरी करेंगे। तो फसलों को बदल बदल कर खेत के अंदर करना क्या कहलाता है? फसल चक्र। दूसरा, आप जानते ही हो, कटाई करना क्या होता है हमारे पास। तीसरा दे रखा है जैविक खाद का उपयोग करना। भाई, जैविक खाद जैसे कि गोबर खाद है, केंचुआ खाद है, हम इनका भी उपयोग करते हैं। दूसरा दे रखा है कि खेत को कुछ समय के लिए बिना उगाए छोड़ देना। भाई, तो अब क्वेश्चन को पढ़ते हैं हम। ये क्वेश्चन ऑप्शन 4 हमें दे रखे हैं कि निम्न में से किस कार्य से मिट्टी को पोषक तत्व प्राप्त नहीं होते। देखो, फसल चक्रण से भी मिट्टी को पोषक तत्व प्राप्त होते हैं, कटाई करने से भी पोषक तत्व प्राप्त होते हैं, जैविक खाद का उपयोग करना इससे भी प्राप्त होते हैं, लेकिन उसने पूछा है कि नहीं होते हैं। भाई, ऐसा ऑप्शन कौन सा हमें दे रखा है? तो हमें ऑप्शन दे रखा है कौन सा? बी नंबर का। तो हम आंसर को इस तरीके से यहाँ पर लिखेंगे भाई, कॉपी में ऐसे बी नंबर डाल, और बी पे हमारा क्या लिखा हुआ है भाई, कि खेत को कुछ समय बिना कुछ उगाए
छोड़ देना, छोड़ देना। इस तरीके से हमें कॉपी में आंसरों को फिल करना था। आगे बढ़ते हैं, इसी तरीके से आपको आगे सॉल्व करना है। अगला दूसरा क्वेश्चन हमें दे रखा है कि संचरणीय रोगों का मुख्य रोग वाहक कौन सा है भाई। संचरणीय रोगों का मुख्य रोग वाहक कौन है भाई। तो संचरणीय रोग मतलब ऐसे रोग होते हैं जो हमें एक से दूसरे जीव जंतुओं से हमें फैलते हैं, वो इनके वाहक होते हैं और रोगों को वो हमारे शरीर में फैला देते हैं। तो ऐसा है हमारे पास कौन, घरेलू मक्खी। तो आंसर में हमें जो लिखना था ना वो ऑप्शन डाल के हमें के आंसर हमारा कौन सा है, बी वाला। अब बी वाले का आंसर भी लिखना है हमें कि घरेलू, घरेलू मक्खी। ये था हमारा आंसर देने का तरीका। ठीक है, ये हमारे दो क्वेश्चन कंप्लीट हुए। आगे बढ़ते हैं हम। यस, आगे आ गया हमारा अगला क्वेश्चन, जिसमें तीसरे क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि विश्व उष्णन या जिसे हम कहते हैं क्या, ग्लोबल वार्मिंग, इसका कारण क्या है भाई। ये क्वेश्चन हमसे पूछा गया था तीसरा, कि विश्व उष्णन यानी ग्लोबल वार्मिंग का कारण क्या है भाई। तो वायु में नाइट्रोजन गैस की अधिक मात्रा नहीं, वायु में कार्बन डाइऑक्साइड गैस की अधिक मात्रा, हाँ ये सही है। वायु में कार्बन डाइऑक्साइड गैस की कम मात्रा, ये नहीं हो सकता। और वायु में सल्फर डाइऑक्साइड गैस की मात्रा में क्या होना, अधिक होना, ये नहीं है। तो भाई ग्लोबल वार्मिंग जो होता है ना, वो वातावरण में काय के बढ़ने की वजह से हो रहा है, CO2 की मात्रा में वृद्धि होने की वजह से होता है। इसकी वजह से पृथ्वी का जो टेम्परेचर है ना, वो क्या होने लगता है भाई, बढ़ने लगता है। इसी कोई हम क्या कहते हैं भाई, ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। तो हमारा आंसर जो है ना वो हो जाएगा हमारा क्या, बी नंबर डाल के हम यहाँ पे आंसर को फिल करेंगे कि वायु में कार्बन डाई ऑक्साइड की अधिक मात्रा, अधिक मात्रा। ये है तरीका हमारा इनको क्वेश्चनों को सोल्व करने का। अगला क्वेश्चन हमें दे रखा है अक्षय प्राकृतिक संसाधन कौन से हैं भाई। चौथा क्वेश्चन हमें दे रखा है अक्षय प्राकृतिक संसाधन कौन कौन से हैं। अक्षय प्राकृतिक संसाधन वो हैं कि जो हमें एनर्जी दे रहे हैं, लेकिन उनकी एनर्जी कभी खत्म नहीं होने वाली है। ये नष्ट नहीं होने वाले भाई, नष्ट नहीं हो सकते। इनका आप कितना ही उपयोग कर लो, ये नष्ट नहीं हो सकते। और संसाधन वो होते हैं जो मनुष्य की जो भी क्रियाकलाप हैं उनको कम समय में क्या कर देते हैं, कंप्लीट करा देते हैं। जैसे देखा जाए जंगल हैं, वन दे रखे हैं, वन ये जिनका जितना ज्यादा आप दोहन करोगे, जितना ज्यादा उपयोग करोगे, ये कुछ समय बाद क्या हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे। कोयले का भी क्या हो जाएगा, नष्ट। प्राकृतिक गैस भी क्या हो जाएगी, नष्ट। लेकिन सूर्य के प्रकाश का आप कितना ही उपयोग कीजिए, ये खत्म नहीं होने वाला है। तो इसे हम क्या कहते हैं भाई, अक्षय प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। और प्रकृति से हमें प्राप्त हो रहा है, इसलिए प्राकृतिक है और हमारी आवश्यकताओं को पूरा कर रहा है, इसलिए ये हमारा क्या कहलाता है, अक्षय प्राकृतिक संसाधन। तो ऑप्शन हम लिखेंगे यहाँ पर क्या, ए। और ए पे हमारा क्या आंसर हो जाएगा, क्या लिखा हुआ है, सूर्य का प्रकाश, सूर्य का प्रकाश, ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगले क्वेश्चन को, पांचवें क्वेश्चन को। और पांचवें क्वेश्चन में हमें गिवन है क्या, कि हाइड्रा में जनन किस विधि द्वारा होता है भाई। हाइड्रा में जनन किस विधि के द्वारा होता है भाई। तो भाई हाइड्रा के अंदर जो जनन होता है ना, वो एक प्रकार से अलैंगिक जनन है भाई। हाइड्रा के अंदर जो होने वाला वो जनन है वो कैसा है भाई, अलैंगिक जनन है। याद रखना है आपको इसका नाम, अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन ऐसा जनन होता है जिसमें युग्मकों का निर्माण नहीं होता है। नर युग्मक और मादा युग्मकों का निर्माण नहीं होता है। नर और मादा इसमें भाग नहीं लेते हैं। शरीर के ही किसी भाग के द्वारा नए जीव का हाइड्रा में क्या हो जाता है, निर्माण। तो वो है प्रक्रिया इसके अंदर क्या, मुकुलन। ठीक है, तो मुकुलन हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस पे हम टिक करेंगे क्या, डी ऑप्शन हमारा सही है। और जिस पर लिखा हुआ है हमारा क्या, मुकुलन, मुकुलन, ये आंसर हमारा इसका क्लियर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले उसकी तरफ, छठवां क्वेश्चन सॉरी। अब छठवां क्वेश्चन गिवन है हमें कि यदि कोई व्यक्ति मधुमेह रोग से पीड़ित है, मधुमेह मतलब इसी को हम कहते हैं क्या, शुगर की बीमारी भाई, याद रखना, शुगर की बीमारी, बीमारी
तो उसका अग्नाशय किस हार्मोन का उत्पादन पर्याप्त मात्रा में नहीं कर रहा है? याद रखना है भाई आपको। इसका जवाब हो जाएगा हमारा क्या? इंसुलिन। आंसर हो जाएगा हमारा क्या? इंसुलिन। इंसुलिन हार्मोन। इंसुलिन हार्मोन क्या है? कि अग्नाशय हमारे शरीर की जो एक ग्रंथि है या हमारे शरीर का एक आंतरिक अंग है, इस अंग से हमारा जो इंसुलिन हार्मोन है ना वो निकलता है। ठीक है। अब इस इंसुलिन हार्मोन का उत्पादन पर्याप्त मात्रा में नहीं होता है तो व्यक्ति किस रोग से पीड़ित होता जाता है? शुगर की बीमारी से पीड़ित हो जाता है, मधुमेह से पीड़ित हो जाता है, या जैसे हम एक नाम से और जानते हैं डायबिटीज की बीमारी भी इसे कहते हैं। इस डायबिटीज पे भी वो क्या हो जाता है भाई? पीड़ित हो जाता है, जिसके से उसके रक्त के अंदर जो शुगर का लेवल है ना वो क्या होने लगता है? बढ़ने लगता है। तो ये हमारा कौन सा है? इंसुलिन हार्मोन की वजह से ऐसा होता है, याद रखना है आपको। अगला क्वेश्चन है 7वां कि जब हम कोई नल खोलते हैं तो पानी धरती की ओर बहने लगता है, तो कौन सा बल पानी को धरती की ओर खींच रहा है भाई? ऐसा कौन सा बल है जो पानी को धरती की ओर खींच रहा है? तो भाई हमने देखा है कि प्रत्येक जो ग्रह है ना, प्रत्येक आकाशीय पिंड जो है ना, उनका अपना अपना गुरुत्वाकर्षण बल होता है। वो प्रत्येक वस्तु को अपनी ओर क्या कर रहे होते हैं? खींच रहे होते हैं। और इसी को हम कह देते हैं क्या? गुरुत्वाकर्षण बल। अपनी अपने अलग अलग ग्रहों का अपना अपना गुरुत्वाकर्षण बल होता है। पृथ्वी का अपना गुरुत्वाकर्षण बल होता है, जिसकी वजह से पृथ्वी पर से किसी वस्तु को ऊपर की ओर फेंका जाए तो वापस वो पृथ्वी की ओर ही आती है। इस बात के बारे में सबसे पहले बताने वाले हमारे महान जो वैज्ञानिक थे वो थे कौन? न्यूटन। ठीक है, न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण बल की क्या की थी? खोज की थी। गुरुत्वाकर्षण के बारे में उन्होंने ही बताया था। ठीक है, तो आंसर हमारा हो जाएगा इसका क्या? बी, जिसको हम कहेंगे क्या? गुरुत्वाकर्षण बल। गुरुत्वाकर्षण बल। क्लियर? आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 8वां क्वेश्चन हमें दे रखा है कि एक आवेशित वस्तु द्वारा किसी दूसरी आवेशित अथवा अनावेशित वस्तु पर लगाया गया बल क्या कहलाता है? एक आवेशित वस्तु के द्वारा दूसरी अनावेशित वस्तु पर लगाया गया बल क्या कहलाता है भाई? तो भाई देखो, आवेशित वस्तुओं के बीच में लगने वाला जो बल होगा ना भाई, पहली बात तो हम उसको वैद्युत बल या स्थिर वैद्युत बल ही कहेंगे, क्योंकि चुंबकीय बल चुंबक के बीच में लगेगा, पेशीय बल हमारी मांसपेशियों, गुरुत्वाकर्षण बल हमारा जिन आकाशीय पिंडों के बीच लगने वाला है। तो ये ऑप्शन है ना आपका, ये सी है। ठीक है, सी ऑप्शन है ये आपका, सी। बस इस पे आंसर लिख देंगे हम सी ऑप्शन डालकर। क्या है उसका नाम? स्थिर वैद्युत बल। स्थिर वैद्युत बल। ठीक है, आप बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन गिवन है हमारा क्या? आगे बढ़ते हैं स्लाइड में। ये रहे हमारे अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमें नवा क्वेश्चन दे रखा है कि निम्नलिखित में से किसके कारण सुनामी नहीं आती है भाई? सुनामी क्या है भाई? एक तरीके से बाढ़ ही हमारी सुनामी है। बाढ़ का बड़ा रूप ही हमारा क्या कहला रहा है भाई? सुनामी कहला रहा है। तो सुनामी नहीं आती है भाई, ऐसा क्या है भाई? देखो, ये जवाब हमें देना है कि सुनामी किसके कारण नहीं आती है भाई। देखो, जब समुद्र के अंदर एक बड़ा नाभिकीय विस्फोट होता है तो समुद्र का जो पानी है ना उसमें बहुत ऊंची ऊंची लहरें उठती हैं और वो पानी शहरों की तरफ आ जाता है। इसे भी हम सुनामी का रूप देते हैं। जब ज्वालामुखी फटते हैं, ज्वालामुखी फटने की वजह से भी सुनामी आती है, भूकंप की वजह से भी सुनामी आती है, लेकिन तड़ित जो है ना उसकी वजह से कोई सुनामी नहीं आती है। तड़ित क्या है कि भाई जब बिजली का गरजना, आकाश ये बिजली का जमीन पर गिरना, इसको हम कहते हैं क्या? तड़ित। इसकी वजह से कोई सुनामी नहीं आती है। तो आंसर हमारा हो जाएगा क्या? तड़ित। इस तड़ित की वजह से कोई सुनामी नहीं आती है। अगला क्वेश्चन हमें दे रखा है कि प्रकाश के परावर्तन के नियम के अनुसार निम्न में से कौन सा कथन सही होगा? तो प्रकाश के परावर्तन के नियम के अनुसार परावर्तन होने के लिए हमारे पास जो आपतन कोण आई होता है ना, उसका मान हमेशा परावर्तन कोण आर के बराबर होना चाहिए। इस बात को हमें याद रखना है। और ऐसा हमें दे रखा है कौन से ऑप्शन पर? सी ऑप्शन पर के आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होना चाहिए। तो ऑप्शन हम हो जाएगा हमारा आंसर इसका सही क्या? ये सी वाला। तो यहाँ हम लिख देंगे आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के
बराबर होता है। ये इसका हमारा क्या हो जाएगा जवाब। तो ये थे आपके 10 ऑब्जेक्टिव जिसमें हमसे उसने सिर्फ और सिर्फ सही विकल्प क्वेश्चनों को ही पूछा था भाई। उसमें 10 हमसे क्या पूछे गए थे, खाली स्थान हमसे नहीं पूछे गए थे। तो देखते हैं आगे क्वेश्चन का और पैटर्न क्या रहा था। उसके बाद फिर हमसे पूछा गया था लघु उत्तरीय प्रश्न। और लघु उत्तरीय प्रश्नों की यदि बात की जाए तो बड़े अच्छे लेवल के हमसे लघु उत्तरीय प्रश्न पूछे गए हैं। हमने करीबन 6 सैंपल पेपरों को सॉल्व किया हुआ है और 2023 में जो भी क्वेश्चन दे रखे हैं हर एक क्वेश्चन को हमने आपसे डिस्कस कर लिया है। तो सबसे पहला क्वेश्चन अब हमारे आते हैं 11 से जो 20 तक थे हमारे क्वेश्चन। जैसे 1 से 10 तक के क्वेश्चन तो हमारे हो गए थे क्या सही विकल्प। अब 11 से जो 20 तक के जो क्वेश्चन थे ना वो हमारे थे कैसे लघु उत्तरीय प्रश्न। ठीक है, इनके अंदर हमें सबसे पहला क्वेश्चन आसान सा क्वेश्चन दे रखा था कि हम क्या खरपतवार क्या है, हम उनका नियंत्रण कैसे कर सकते हैं। तो भाई खरपतवार कैसे कहते हैं, भाई सबको मालूम है कि जो फसल हम पैदा करते हैं उस फसल के साथ में यदि कोई अनचाहा पौधा हो गया है जो उस फसल के लिए नुकसानदायक होता है उसे हम क्या कह देते हैं, खरपतवार कह देते हैं। और उन खरपतवारों का नियंत्रण करने के लिए हम फसल की क्या करते हैं भाई, निराई करते हैं, उनमें कई प्रकार के खरपतवार नाशी डालते हैं। ठीक है, उनके माध्यम से उस खरपतवार को हम क्या कर सकते हैं, नष्ट कर सकते हैं। क्लियर। दूसरा क्वेश्चन था हमारा वैक्सीन टीका हमारे शरीर में किस प्रकार कार्य करती है। भाई वैक्सीन या टीका की बात करें तो आपने देखा होगा कि हमें जब हम छोटे थे 1 से 5 साल के बीच में हमारे पास टीके लगाए जाते थे भाई। हमको समय समय पर टीका लगवाया जाता था। जैसे कि पोलियो की दवाई भी पिलाई जाती थी, वो भी आपका क्या था, एक तरीके का टीका, पोलियो वैक्सीन। ऐसे बहुत सारे आपको ऐसे टीके लगवाए जाते थे। ये टीके क्या हैं कि हमें आगे आने वाले इन्हीं जो रोग होगा उस रोग से ही हमारी क्या करती है। अभी हाल ही में देखा होगा आप लोगों ने सभी बच्चों को कोरोना का वैक्सीन लगा था, कोरोना का टीका लगा था। मतलब ये है क्या, वैक्सीन है क्या, टीका क्या है, क्या इसमें दिया जाता है। तो भाई जो बीमारी हमें होने वाली होती है उसी बीमारी के उस जीवाणु को अक्रिय अवस्था में हमारे शरीर में पहले से ही प्रवेश करा दिया जाता है, जिसकी वजह से हमारे शरीर की क्या बढ़ जाती है भाई, प्रतिरोधी क्षमता को बढ़ाया जाता है। प्रतिरोधी क्षमता जो होती है ना हमारी क्षमता, उसको बढ़ाया जाता है। अब मान लो कोरोना का वैक्सीन लगाया जा रहा है तो कोरोना के वैक्सीन में कौन सी प्रतिरोधी क्षमता बढ़ाई जा रही होगी भाई, कोरोना की बढ़ाई जा रही होगी। जब कोरोना रोग जब फैलेगा वातावरण में तो हमारे शरीर के अंदर उससे लड़ने की क्या पैदा हो जाएगी भाई, क्षमता पैदा हो जाएगी। और उसी सूक्ष्म जीव को जिससे जो बीमारी फैल रही है उसी सूक्ष्म जीव को हमारे शरीर के अंदर अक्रिय अवस्था में क्या कराया जाता है, प्रवेश कराया जाता है, जिससे हमारे शरीर की क्या बढ़ जाती है, प्रतिरोधी क्षमता। हमारे शरीर की कोशिका इस बात को समझने लगती है, उनके अंदर ये मेमोरी उपस्थित हो जाती है और हम वो रोग जब हमारे शरीर में आएगा तो हम उसके प्रति प्रतिरोधी हो जाएंगे। तो वैक्सीन इस तरीके से हमारे शरीर के अंदर क्या करती है, कार्य करती है। बस आगे बढ़ते हैं, क्या और क्या क्वेश्चन पूछे गए थे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था क्या भारत पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान संघ पीसीआरए लोगों को गाड़ी चलाते समय पेट्रोल डीजल बचाने हेतु क्या क्या सलाह देती है। कोई 3 ऐसी सलाह बतानी है भाई हमें, सीधी सी बात, उनके बारे में हमें 3 पॉइंट ऐसे लिखने हैं कि ऐसे कौन कौन से तरीके हैं जिसके माध्यम से हम गाड़ी चलाते समय पेट्रोल और डीजल को बचा सकते हैं भाई। ठीक है, गाड़ी चलाते समय हम पेट्रोल डीजल को क्या कर सकते हैं, बचा सकते हैं भाई। तो ऐसे बहुत से कारण हैं, उनमें से हमें 3 कारण लिख लेते भाई कि जैसे ही कहीं पे भी ट्रैफिक सिग्नल मिलता है, यदि बत्ती रेड हो गई तो हमारी गाड़ी वहां पर चालू खड़ी रहती है, हमें तुरंत गाड़ी को क्या कर देना चाहिए, बंद कर देना चाहिए। क्लियर। तो ऐसे 3 पॉइंटों को हमें इस तरीके से इसमें लिखना था। दूसरा क्वेश्चन था हमारा कि हमें जैव विविधता का संरक्षण क्यों करना चाहिए। जैव विविधता का मतलब होता है कि विभिन्न विभिन्न प्रकार के जीव जंतुओं का पाया जाना, इसका हमें संरक्षण करना है। यदि इस तरीके के जीव जंतु पाए जाएंगे पारिस्थितिक जो संतुलन है ना वो अच्छे से बना रहेगा। ठीक है, और हम प्रत्येक जीव जंतु उस पारिस्थितिक तंत्र का क्या है हिस्सा, और वो जाति यदि नष्ट हो जाएगी तो एक जाति का भोजन, उस जाति की व्यवस्थाएं सब खत्म हो जाएगी। जैसे आज डायनासोर नहीं है पृथ्वी पर, सिर्फ उनका नाम ही नाम है, वो जाति हमारी इस पृथ्वी से क्या हो गई, खत्म हो गई। ठीक है ना, तो हमें जैव विविधता का संरक्षण करना अति आवश्यक है। ठीक है, अगला क्वेश्चन था कि कायांतरण किसे कहते हैं। मेढक के जीवन चक्र की विभिन्न अवस्थाओं के नाम लिखने थे, 3 नंबर का क्वेश्चन हमसे पूछा गया था। तो एक सिंपल सी बात करें कि कायांतरण जो प्रोसेस है हमारी, उस कायांतरण के अंदर जो मेढक का जो बच्चा होता है, मेढक का जो बच्चा होता है वो मेढक का बच्चा इस क्रिया के द्वारा वयस्क मेढक में बदलता है।
इसमें वयस्क मेढक में बदलता है, और वयस्क मेढक में बदलने की जो प्रक्रिया है उसी को हम किस नाम से जानते हैं, कायांतरण। इसकी और अवस्थाओं के नाम भी हमें लिखने थे। अगला क्वेश्चन था हमारा कि नीचे दिए गए बलों के एक एक उदाहरण लिखिए। हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में सारी चीजों को पढ़ चुके हैं। पेशीय बल, वही इससे एक ऐसी धनुधर जो उसको खींचता है, गुरुत्वाकर्षण बल, पृथ्वी की ओर वस्तुओं का आकर्षण होना, और घर्षण बल, गाड़ी के टायर और जमीन के बीच में घर्षण जो भी होता है, एक एक उदाहरण हमें लिखना था इनका। दूसरा, तरल में गति करने वाली वस्तुओं की आकृति विशेष प्रकार की क्या बनाती है भाई। पानी के अंदर, तरल मतलब पानी के अंदर जो वस्तुएं गति करती है, जैसे कि देखा होगा आपने जहाज भी पानी के अंदर गति करता है, नीचे से और आगे से उसकी बॉडी को अलग ही आकार का बनाया जाता है, नाव को अलग प्रकार का बनाया जाता है। पानी के अंदर डूब कर चलने वाली जो है पनडुब्बी, जैसे कि जिसको कहते हैं हम, ठीक है, सबमरीन जिनको बोला जाता है, उनकी आकृति एक विशेष प्रकार की बनाई जाती है जिससे कि वो आसानी से पानी को काट कर आगे बढ़ सके। दूसरा है क्वेश्चन कि आवासीय क्षेत्रों में ध्वनि प्रदूषण को कैसे नियंत्रित किया जा सकता है। इनके 3 उपाय बताने हैं। आवासीय क्षेत्र मतलब जहां पर हम रह रहे हैं वहां पर बहुत ज्यादा मात्रा में ध्वनि प्रदूषण हो रहा है, उस ध्वनि प्रदूषण को कैसे नियंत्रित किया जा सकता है। आप आसानी से ऐसे क्वेश्चनों के जवाब लिख सकते, तो बिल्कुल आसान ही पेपर आपसे पूछा गया था, ठीक है। दूसरा था, मान लीजिए आप घर से बाहर हैं तथा भूकंप आने के झटके लगते हैं, तो आप बचाव के लिए क्या क्या उपाय करने वाले हैं। तो भूकंप से सावधानियां जो आप लिखोगे ना, कि भूकंप आने से बचने से सावधानियां क्या क्या, उन्हीं पॉइंटों को आपको इसके अंदर लिखना है। 3 पॉइंट हमें दे रखे हैं, तीनों आंसरों को आप लिख सकते हैं। और अगला क्वेश्चन हमसे पूछा गया था, चित्र में दर्शाई गई व्यवस्था चुंबकीय विक्षेपित होगा या नहीं होगा, इसके बारे में हमें इसमें जानकारी देनी थी। क्लियर, ये 20 क्वेश्चन आपके यहाँ थे। अब यहाँ से आपका आ जाता है क्या, दीर्घ वाले क्वेश्चन। यहां से स्टार्ट होते हैं आपके कौन से, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आपके, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न की बात की जाए तो आपसे आ नंबर देके आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। इस क्वेश्चन का आपको 3 नंबर मिलेगा, और 12 नंबर पर दे रखा है आपको 2 नंबर मिलेगा। यानी टोटल बात देखी जाए तो ये 5-5 नंबर के क्वेश्चन हमारे थे। दीर्घ वाले जो क्वेश्चन है 21, 22, 23 और 24, ये 5 नंबर के थे। और इसमें हमें मोमबत्ती का ज्वाला क्षेत्र को दर्शाता हुआ एक चित्र बनाना था भाई। मोमबत्ती की ज्वाला मतलब जलती हुई मोमबत्ती का एक चित्र बनाना था, उसके भागों के नाम हमें इसमें लिखने थे। दूसरा था हमारा, सोने और चांदी को पिघलाने के लिए स्वर्ण का ज्वाला के किस क्षेत्र का उपयोग करता है। मान लो कोई एक मोमबत्ती हमें दे रखी, उसकी जो ज्वाला हमें जो दे रखी है ना, ये जल रही है हमारी, तो इसकी भारी लौ का ही उपयोग किया जाता है क्योंकि उसका टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है। तो इस तरीके से 2 क्वेश्चन हमें पूछे गए थे। आगे बढ़ते हैं। आगे पूछा गया था हमसे किशोरा अवस्था में, किशोरावस्था की तीव्र वृद्धि तथा विकास की अवस्था। इस अवस्था में किशोर का आहार नियोजन किस प्रकार का होना चाहिए भाई। किशोरावस्था हमारी जो अवस्था है, जो अभी उम्र हमारी चल रही है, उसी अवस्था में, और इस अवस्था में हमारा खान पीन की जो व्यवस्था है वो कैसी होनी चाहिए, बहुत अच्छी। किशोरावस्था में लड़कियों की अपेक्षा कभी कभी लड़कों की आवाज फटने या भर्राने लगती है भाई। ये परिवर्तन है हमारे शरीर में, हार्मोनल परिवर्तन, इसकी वजह से धीरे धीरे हमारे शरीर में परिवर्तन होना शुरू हो जाते हैं। क्लियर, तो ये क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया था। अगला क्वेश्चन था कि आग लगते समय फायरमैन पानी की हौज का उपयोग करता है। 2 नंबर पर दे रखा था, विद्युत की चालकता को दर्शाने वाले कोई द्रवों के नाम। और 24वां क्वेश्चन हमें दे रखा था कि रेटिना में पाई जाने वाली तंत्रिका कोशिकाओं के प्रकार एवं उनके कार्य लिखिए, और नेत्र की देखभाल हेतु कोई 2 उपाय लिखिए। ये थे हमारे क्वेश्चन, और ये हमारा 2023 का पेपर हमसे इस तरीके से पूछा गया था। क्लियर बात, ये था हमारा। तो पैटर्न किस तरीके का रहने वाला है, कैसा था आपका, इस तरीके से 2023 में पूछा गया। अब आगे की जो पेपर आपके स्टार्ट होने वाले हैं उसमें भी कुछ मटेरियल है, कुछ ना कुछ चेंजेस है, उसको हम देखने वाले हैं। तो इस तरीके से आपको कॉपी मिली थी, और इस बार भी आपको इसी तरीके से कॉपी मिलना है। अलग से कॉपी में नहीं लिखना है, सारे क्वेश्चन आंसर हमें जो लिखना है ना, वो इसी कॉपी के अंदर नोट करना है, इसी को अच्छे से फिल करना है। हमें नाम, रोल नंबर हमारा, इस पर विशेष ध्यान रखना है, ठीक है। और इस तरीके से क्वेश्चन आपको पूछे गए थे भाई। तो ये था 2023 का कौन सा सेट हमने कंप्लीट किया है, डी। और आगे जो भी इसका 8th क्लास साइंस का स्टडी मटेरियल जो भी है आपको प्रोवाइड कराया जाएगा, तो उसके लिए सभी लोग सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे कि आपको आपकी क्लास से रिलेटेड जो भी स्टडी मटेरियल मिलता है वो सबसे पहले आपको उपलब्ध हो। तो मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक
तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सभी लोग अच्छे से जबरदस्त रिवीजन कीजिए, आपका एग्जाम बहुत जबरदस्त रहने वाला है। आपकी तैयारी बच्चे अच्छे लेवल की, उच्च लेवल की बड़ी चल रही है, और अपने आप पर कॉन्फिडेंस रखिए कि हाँ, हमने जो भी पढ़ा हुआ है वो हमारे लेवल से बड़ा अच्छा तैयार किया हुआ है। किसी भी क्वेश्चन को पढ़ो, हमें बड़ा अच्छा उसमें कॉन्फिडेंस होना चाहिए, आसानी से आप उन क्वेश्चनों को क्या कर सकते हो, लिख सकते हो। क्लियर? बढ़ते हैं, मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, जब तक के लिए बहुत बहुत